नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी साइंस की क्लासेस चल रही थी और उसमें कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था पौधों के प्रकार, और आज हम पढ़ेंगे पौधों के भाग। जो क्लास 6 का 9th चैप्टर है, उसमें पौधों के प्रकार एवं भाग दोनों का वर्णन है। मैंने पहले पौधों का प्रकार पढ़ा दिया और अब पौधों का भाग है वो पढ़ा रहा हूँ। ये जो नोट्स है वो आरबीसी आधारित है और एनसीईआरटी को इसमें शामिल किया गया है। जैसे आज के चैप्टर में आप देखोगे आगे काफ़ी फैक्ट है जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने पढ़ लिए थे पौधों के प्रकार, आरोहण के आधार पर, आवास स्थलों के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर, पुष्पन के आधार पर, ये सब हमने पढ़ लिए थे। सबसे छोटा पौधा, सबसे बड़ा पौधा, सबसे छोटा पुष्प पौधा, सबसे छोटा बीज, ये सब हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य, मतलब पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो आपको भी पता है पौधे के, देखो सामान्य बात है, पौधे के विभिन्न भागों में कौन कौन से आते हैं। जड़ आती है, तना आता है, पत्ती आता है। पत्ती का क्या कार्य है, जड़ का क्या कार्य है, तना का क्या कार्य है। इसके अलावा जड़ों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, खाद्य संग्रहण के लिए कौन कौन सी जड़ें होती हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो शुरू करते हैं पहले जड़ के बारे में। जड़ को हम बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। पौधे में मृदा में ही जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा। मतलब मिट्टी से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण है वो जड़ों द्वारा होता है। मृदा कणों के मध्य स्थित जल को ये जड़ें अवशोषित कर इन्हें तने, शाखाओं, उपपत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जड़ों का दूसरा कार्य क्या है कि जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में जो जल होता है उसके जड़ों मिट्टी के जल को अवशोषित करके, मिट्टी का जल का मतलब आप ये समझना, केरोसिन तेल को मत समझना, उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, लेकिन मतलब कणों के मध्य उपस्थित जो जल है उसको, जो मिट्टी के कणों के मध्य उपस्थित जल है उसको अवशोषित करके तना, पत्ती और शाखा तक पहुंचाने का कार्य करती है। जड़ें पौधे को स्थिरता प्रदान करती है। देखो एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है, सत्य कथन में पूछा जा सकता है कि जड़ों का क्या कार्य है। तो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, पौधे को स्थिरता प्रदान करती है और मृदा अपरदन रोकने का कार्य भी करती है। ये 3 जड़ के कार्य होगी। अब पौधे में मुख्य रूप से कितनी जड़ें पाई जाती है? 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। अब देखो आप हाई लेवल पढ़ोगे तो कुछ 3 भागों में भी बांटते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आरबीसी बोर्ड में 2 ही प्रकार की जड़ें दी गई है, मूसला मूल और रेशेदार मूल। तो आपको 2 ही पढ़ना है। पहली है मूसला मूल। मूसला मूल वे जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इसके पार्श्वों में दूसरी जड़ निकलती है, इसे मूसला मूल कहते हैं। जैसे आम और नीम की जो जड़ें हैं वो मूसला मूल है। मतलब इस प्रकार की जड़ें जिसमें एक तो मुख्य जड़ होगी, जैसे ये तो मुख्य जड़ होगी, गलत बना दी सही, ऐसे एक मुख्य जड़ होगी और इसके पार्श्वों में एक छोटी छोटी जड़ें निकली होती है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? मूसला मूल। मतलब एक तो क्या है? मुख्य जड़ है और पार्श्व में अलग अलग जड़ें पाई जाती है, उनको बोलते हैं मूसला मूल। जैसे आम में, नीम में आदि में मूसला मूल पाई जाती है। रेशेदार मूल क्या होते हैं? इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है एवं कुछ गुच्छे के रूप में पाई जाती है। रेशेदार मूल या झखड़ा जड़ भी कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना। देखो इस प्रकार की जड़ें हैं वो ऐसे ऐसे पाई जाती है, या कभी कभी ऐसे भी पाई जाती है, ऐसे। तो इसे झखड़ा जड़ या रेशेदार मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेशेदार मूल या झखड़ा जड़ कहते हैं। अब इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। 8/2012 में पूछा गया था, मक्का का पूछा गया था, रेशेदार मूल का उदाहरण है। मक्का, आम, नीम इस प्रकार के उदाहरण थे, तो वहाँ मक्का रेशेदार मूल का उदाहरण है। आपको देखा होगा मक्के की जड़ें आपको बाहर से निकलनी शुरू हो जाती है इस प्रकार, और मक्के की जड़ें आपने देखी होगी ऐसी इस प्रकार की जड़ें होती है मक्के में। मक्का में देख लो, गेहूं में देख लो, प्याज में देखी होगी, गन्ने में देखी होगी आपने, इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ये कौन सी है? रेशेदार जड़ें। अब है विशिष्ट कार्य हेतु रूपांतरित जड़ें। अब आप अगर देखो हाई लेवल पर आप पढ़ोगे तो रूपांतरित जड़ों के अलग अलग प्रकार है, बहुत से रूपांतरित जड़ों के अलग अलग टाइप है, उनके प्रतान के बारे में अलग से हैं, उनके जैसे भोजन संग्रहण वाली जड़ें कौन कौन सी होती है, आरोहण वाली कौन कौन सी होती है, जनन वाली कौन कौन सी, सबका अलग अलग विभेदन किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आरबीसी बोर्ड में दिया गया है वो इतना दिया गया है, विशिष्ट कार्य हेतु रूपांतरित जड़ें। और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं कौन से का है। तो पहला है खाद्य संग्रहण हेतु। खाद्य संग्रहण के लिए गाजर, मूली और शकरकंद, ये तीनों क्या है?
खाद्य संग्रहण हेतु है। इसमें जो गाजर और मूली है ये तो है, ये सॉरी मूसला मूल, और ये शकरकंद है ये है रेशेदार मूल। आपने देखा होगा शकरकंद इस टाइप से होती है गुच्छे में, जबकि गाजर एक गाजर हो गई और इसके बीच में साइड में रोए निकले हुए होते हैं। तो ये गाजर मूली तो क्या है, खाद्य संग्रहण हेतु जो विशिष्ट जड़ें हैं, रूपांतरित जड़ें हैं, वो ये तो मूसला मूल है और वो रेशेदार मूल है। आपको ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरित जड़ें कौन कौन सी है। मतलब कुछ जड़ें हैं वो क्या है, भोजन के रूप में खाद्य सामग्री को इकट्ठा करती है और रूपांतरित हो जाती है एक विशिष्ट कार्य हेतु, मतलब वो खाने के काम है तो रूपांतरित होगी। विशिष्ट कार्य मतलब खाद्य संग्रहण हेतु ये कार्य होगा, खाद्य संग्रहण का कार्य करनी है, वो खाद्य को इकट्ठा करने का कार्य करती है। ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, ये रूपांतरित जड़ें कहलाती है, जो गाजर मूली और शकरकंद। आरोहण हेतु जैसे मनी प्लांट में मैंने कल बताया था आपको कि जो मनी प्लांट की जड़ें हैं वो आरोहण के काम आती है। मनी प्लांट की जड़ों में जो जड़ प्रदान पाया जाता है वो इनमें जड़ प्रदान पाया जाता है जो और ऊपर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के लिपटता हुआ ऊपर चढ़ता है। तो ये आरोहण हेतु को क्या पाया जाती है, मनी प्लांट में जड़ें आरोहण हेतु काम करती है या आरोहण हेतु रूपांतरित हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं पौधे जो जिनमें जड़ें क्या करती है, जनन करती है। वैसे तो पुष्प करते हैं जनन, लेकिन जड़ें जनन करती है। इसे है डहेलिया, क्या होता है, डहेलिया है जिसकी जड़ें क्या करती है, जनन करती है। कुछ सहारा प्रदान करने के लिए जैसे गन्ना और बरगद है, इसमें क्या है, जड़ें सहारा प्रदान करती है। आपने देखा होगा गन्ने के नीचे, आपने ऐसे देखा होगा ऐसे नीचे से, जैसे मान लो ये गन्ना है तो इसे यहाँ से जड़ें निकलती है, यहाँ से ऐसे, तो ये सहारा प्रदान करती है। इसी प्रकार बरगद में आपने देखा होगा, बरगद में जैसे मान लो ये बड़ा पेड़ है और यहाँ यह बरगद की जड़ें निकल जाती है यहाँ से, और ये जड़ें बरगद वो सहारा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जड़ें हैं ये सहारा प्रदान करने के लिए बरगद और गन्ने में। इसके बाद आता है तना। तनों का मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को संगठन करके या संवहन करके उसे पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचाना। मतलब तना का क्या कार्य है, जड़ ने जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण किया है उसको ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, तना। पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचाना है। तने के अन्य कार्य क्या है, तो पत्तियां, फूल, फल आदि को धारण करके रखना, ये भी तने का कार्य है। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचयन करना, संचयन कहाँ होता है, तनों में होता है। हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य पदार्थ बनाना। मैंने आपको पिछली क्लास एक में बताया था, हाँ कल ही बताया था शायद, सूप वाला, सूप झाड़ी वो बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको हरे तने होते हैं वो क्लोरोफिल होता है, इनमें पाया जाता है और इस वजह से वो भोजन बनाने का कार्य करता है। और इसका एग्जाम्पल है शतावरी, और ये आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण भोज्य पदार्थ बनाता है, तने के द्वारा भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, मतलब शतावरी। या हरा तना प्रकाश संश्लेषण करता है किसमें, शतावरी में, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिसमें जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करता है, कौन, तना। कौन से पौधे, थूर, जैसे आपने थोर देखे होंगे, थोर, उस थोर में है वो मरुस्थलीय पौधे में जल संग्रह करता है और जब जल की जरूरत पड़ती है तब उन्हें धीरे धीरे जल की पूर्ति करता है। तो ये पादप विशिष्ट तने का रूपांतरित रूप है। कायिक जनन करना, तना कायिक जनन भी करता है, जैसे गुलाब और चमेली में कायिक जनन किया जाता है। गुलाब की आप तने को काट कर आप दूसरी जगह बो सकते हैं, जिससे वापस नया गुलाब का पौधा या चमेली का पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो कायिक जनन भी करते हैं। इसके अलावा सहारा प्रदान करना, टेंड्रिल, प्रतान, कल मैंने बताया था। जैसे पीलवान में क्या होता है, तना सहारा प्रदान करता है। अभी मनी प्लांट में जड़ सहारा प्रदान करी थी, लेकिन अब तना भी सहारा प्रदान करता है, जैसे पीलवान। आलू, अदरक, हल्दी आदि में भूमिगत तने की रूपांतरण है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है। आलू, अदरक और हल्दी ये तीनों किसके रूपांतरित है, तने के रूपांतरित रूप है। ये जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है। आलू, अदरक, हल्दी इन तीनों में ये क्या है, तना है, और ये तने के रूपांतरण है जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। साथ ही हल्दी व अदरक का उपयोग विभिन्न का औषधि बनाने में किया जाता है, यह सबको पता है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है आलू, अदरक और हल्दी ये तीनों क्या है, ये तने के रूपांतरित रूप है, मतलब तना ही रूपांतरित हो गया खाद्य पदार्थ के रूप में। कायिक जनन के लिए गुलाब व चमेली, सहारा प्रदान करने के लिए पीलवान, मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करने के लिए थूर, और भोज्य पदार्थ इकट्ठा बनाने के लिए शतावरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पत्ती का भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवंत कहलाता है। अब पत्ती के बारे में, पर्ण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। जैसे आपने देखी होगी, ये मान लो पत्ती है,
और ये जो भाग है ये मान लो इससे जुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं प्रणवंत। क्या बोलते हैं? प्रणवंत। देखो आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो प्रणवंत है, ये प्रणवंत है, ये प्रणवंत। तो ये तो क्या हो गया? ये तो तना हो गया। और ये क्या है? प्रणवंत। क्या है? प्रणवंत। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। तो ये चपटा भाग है, ये भाग, ये भाग, तो इसको बोलते हैं पर्णफलक। पर्णफलक के मध्य उभरी हुई रेखा मध्य शिरा, इसके देखो अंदर जो उभरी हुई रेखा है वो क्या है? मध्य शिरा। और इसके पास में यहाँ पे अन्य उपशिराएं निकली होती है इस प्रकार। तो कुछ पौधों में मध्य शिरा से कई छोटी शाखाएं निकलकर एक जाल सा बनाती है। इस प्रकार का शिराविन्यास जालिकावर्त शिराविन्यास कहलाता है। देखो अब मैंने बता दिया ये तो क्या है? मुख्य शिरा। ये क्या है? पर्णफलक। और ये प्रणवंत। ठीक है। अब इसमें जो ये शिराएं हैं, अब कुछ में तो क्या होती है? ये शिराएं एक जाल सा बना लेती है, तो ये जालिकावर्त शिराविन्यास है। कुछ में क्या होती है? ये इस प्रकार, कुछ में इस प्रकार, आपने देखो ये है, तो कुछ में इस प्रकार की पाई जाती है, इस प्रकार, तो इसको बोलते हैं समांतर शिराविन्यास। अब देखो मध्य शिरा वो उपशिरा निकलता है। कुछ पौधों में मध्य शिरा से कई छोटी शाखाएं निकलकर एक जाल सा बना लेते हैं। इसका शिराविन्यास को जालिकावर्त शिराविन्यास कर ले। जैसे आम, नीम, पीपल, इनमें क्या बोलते हैं? जालिकावर्त शिरा। पीपल में आपने देखा होगा पौधे में जालिका में ऐसी जालिकाएं बनती है, ऐसे जालिकावर्त शिराविन्यास। तो ये है जालिकावर्त शिराविन्यास। और कुछ अन्य पौधों की पत्तियों से सभी शाखाएं एक दूसरे से समांतर होती है। इस प्रकार का शिराविन्यास क्या कहलाता है? समांतर शिराविन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर शिरा। जैसे है बांस है, घास है, इनमें क्या समांतर शिराविन्यास पाया जाता है इस प्रकार का एकदम। अब आपको कुछ मैंने छोड़े थे वहाँ पे, इनको पढ़ दें। देखो ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं फैक्ट है कि जालिका रूपी जो शिराविन्यास है युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ होती है। तने को शिराविन्यास वाले भाग को, सॉरी पत्ती वाले शिराविन्यास वाले भाग को और जड़ को कॉमन करके कनेक्ट किया गया। मतलब जिनकी जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उनकी जड़ें क्या होगी? मूसला जड़ होगी। मतलब आपने नीम, आम पढ़ा होगा, वहाँ पे पढ़ा होगा। तो जिनकी कन्फर्म है, जिनके जालिका रूपी शिराविन्यास है, उन पत्तियों वाले पौधों की जड़ें क्या होगी? मूसला जड़ें होगी। जबकि जिनका समांतर शिराविन्यास है उन पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होगी। घास में रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। शिराविन्यास कौन सा होता है? घास में समांतर। जड़ कौन सी होती है? रेशेदार। मतलब जहाँ रेशेदार जड़ें हैं वहाँ समांतर शिराविन्यास, जहाँ समांतर शिराविन्यास है वहाँ रेशेदार जड़ें, जहाँ मूसला मूल है वहाँ जालिकावर्त शिराविन्यास, और जहाँ जालिकावर्त शिराविन्यास है वहाँ मूसला जड़। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, नागफणी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो नागफणी में प्रकाश संश्लेषण होता है तने के द्वारा, क्योंकि इसमें जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती है। आपने नागफणी में देखा होगा ऊपर कांटे होते हैं, वो किसका रूप है? पत्तियों का रूपांतरित रूप है। वो पत्तियां रूपांतरित हो गई कांटों के रूप में। कुछ मैंने अभी बताया था, हर जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये अपने कुछ कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है। तो इन्हें रूपांतरित जड़ें, जैसे रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्तियां, तो इसमें पत्तियां रूपांतरित हो गई कांटों के रूप में। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण कार्य कौन करता है? तना। और अभी वहाँ शतावरी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन कर रहा था? तना कर रहा था। एक चीज़ और है, पौधे व जीवों के समान बीजों में भी शोषण हो जाता है। मतलब बीजों में भी शोषण पाया जाता है, क्योंकि गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, ये गर्मी बीजों की शोषण के कारण उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पहले जैसे आम वगैरह नहीं पकते हैं तो उनको बीजों के बीच में, या जैसे गेहूं की बोरी में या बाजरे की बोरी में रख दिया जाता है उसको। आम अगर मान लो कम पके हुए हैं तो उन्हें गेहूं की बोरी में, बाजरे की बोरी में रख दिया जाता है कि भाई ये गर्मी से पक जाएंगे। और वो गर्मी आती कहाँ से? तो गर्मी आती है शोषण की वजह से। तो बीज भी क्या करते हैं? शोषण करते हैं। इसके बाद आता है पत्ती, और पत्तियों की जो कार्य, पत्ती हमने पढ़ ली, पत्ती के कार्य। तो हरे पौधे की जो पत्तियां हैं वो CO2, जल, प्रकाश संश्लेषण आदि के माध्यम से पर्णहरित की उपस्थिति में, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और मैंने पहले भी बता दिया, ये कार्बोहाइड्रेट, CO2 और जल, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन जो आती है वो जल से निकलती है। जो ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं वो किससे निकलते हैं? जल से निकलते हैं। और पौधे भोजन का संग्रहण मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में करते हैं। ये मंड पत्तियों, फलों और तने में संग्रहित रहता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके अलावा पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियां इन रंध्रों द्वारा शोषण क्रिया करती है। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। इसके अलावा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन भी करती है, जो कि वातावरण में जल चक्र को संतुलित करने का कार्य करता है, तब पौधे अपना ताप नियमन भी करते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं।
इसके बाद आपको ये आरबीसी बोर्ड में 2 चीज़ लाइन लिखी हुई है, क्योंकि अभी पिछली बार भी एक प्रश्न पूछ लिया गया था इस प्रकार का 2021 में। इन वैज्ञानिकों के बारे में पूछ लिया गया था, एक वो बर्ड मैन के बारे में पूछ लिया गया था, सलीम अली वाला। तो आपको ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके डेट वगैरह, जन्म वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें ध्यान रखना है, इन्होंने धतूरा एनोरक्सिया के फूलों के पुंकेसर का कल्चर करके अगुणित पादप उत्पादन करने की तकनीक का आविष्कार किया। मतलब धतूरा जो एनोक्सिया है उसके फूलों के पुंकेसर का कल्चर करके अगुणित पादप उत्पादन करने की तकनीक का आविष्कार किया। किसने? प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी ने। आपको ये याद रखना चाहिए, ये सामान्य चीज़ें हैं, 10th क्लास या 6th क्लास 8th क्लास में ये बताई जाती है, क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं इसमें ये से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट होता है। जो पौधों के प्रकार एवं भाग वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मैंने अलग अलग पार्ट में कराए हैं, और दोनों की जो PDF है अब साथ में उपलब्ध कराऊंगा। कल मैंने PDF उपलब्ध नहीं कराई है, आज साथ में करा दूंगा। टारगेट विद MS, ये टेलीग्राम चैनल अपना, और नीचे आपको यहाँ दिखाई भी दे देगा, इस पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय